आज की हमारी मूवी का नाम निज़ल है। ये मूवी अपने आप में काफी सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी हुई है, जहां 8 साल के बच्चे को 30 साल पहले हुए मर्डर्स के बारे में पता चलता है और इसके बाद जैसे जैसे इस कहानी के बाकी राज खुलते हैं, ये कहानी आपको पूरी तरह से घुमा के रख देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक खतरनाक कार एक्सीडेंट होता है। उधर अगले दिन से शहर में बहुत तेज बारिश होने लगती है, जहां हम जॉन बेबी नाम के एक आदमी को देखते हैं। असल में पिछली रात इसी का वो कार एक्सीडेंट हुआ था। अब जॉन का दोस्त राजन उसे हॉस्पिटल में लेने आता है, क्योंकि अब जॉन को ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उधर राजन जॉन का हुलिया देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। अब राजन जॉन को घर छोड़ते हुए कहने लगता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी नाक टूट चुकी है, इसलिए तुम्हें ये मास्क पहनाया गया है। कुछ दिनों तक तुम्हें किसी भी हालत में इस मास्क को नहीं निकालना। घर आते ही जॉन अपनी माँ से वीडियो कॉल पे बात करता है। इसकी माँ बाहर रहती है। जॉन यहाँ अपना कैमरा ऑफ करके बात करता है, ताकि माँ को इसके चोट के बारे में पता न लग जाए, नहीं तो वो खामखा परेशान होगी। जॉन एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जज होता है। अब अगले दिन जब जॉन अपने कोर्ट जाता है, तब भी जबरदस्त बारिश हो रही होती है। जॉन जैसे ही अपने कोर्ट के अंदर जाता है, आसपास के सभी लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, क्योंकि उसने अपने चेहरे पे मास्क लगाया होता है। अब जॉन सीधे अपने सीनियर अजीत के पास जाता है, जहां जॉन और अजीत के बीच काफी सारी जरूरी बातें होती हैं। उसके बाद अजीत जॉन से कहता है कि मैं एक इम्पोर्टेंट केस के सिलसिले में बाहर एक ऑफिसर से मिलने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। पहले तो जॉन साथ में चलने के लिए राजी नहीं होता, लेकिन अजीत के बार बार कहने पर वो उसके साथ चल देता है। चूँकि जॉन का तो पहले से ही मन नहीं था जाने का, इसलिए थोड़ी दूर जाने के बाद जॉन ड्राइवर से कहता है कि मुझे यही पास के मॉल के पास छोड़ दो। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी, मैं तो अपना छाता भी अपने साथ नहीं लाया। जॉन की ये बातें सुनकर अजीत और उसका ड्राइवर जॉन को अजीब तरह से देखने लगते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में यहाँ कोई बारिश ही नहीं हो रही। एक्सीडेंट के बाद से जॉन अपने चारों तरफ बारिश को इमेजिन कर रहा है, जबकि पिछले कई हफ्तों से केरला में कोई बारिश ही नहीं हुई। जॉन की ऐसी बुरी हालत देखकर अजीत उसको डॉक्टर से मिलने को सजेस्ट करता है और उसे पास के हॉस्पिटल के बाहर छोड़ देता है। अब जॉन जैसे ही कार से बाहर उतरता है, तो वो देखता है कि सच में वहाँ कोई बारिश नहीं हो रही। जॉन सिर्फ बारिश की बूंदों को देख पा रहा होता है, लेकिन उसकी एक भी बूंद जॉन महसूस नहीं कर पा रहा होता है। अब जॉन जब साइकियाट्रिस्ट से मिलता है, तो साइकियाट्रिस्ट उसे कहता है कि एक्सीडेंट के बाद से ही तुम्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है, इसलिए तुम बारिश को इमेजिन कर रहे हो। तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे अपने आप ये ठीक हो जाएगा, तुम बस अपना ख्याल रखो। इधर राजन जॉन को अपने लिए एक ड्राइवर रखने के लिए सजेस्ट करता है, जब तक कि ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। इधर जॉन भी इस बात के लिए मान जाता है। अब थोड़ी देर में वहाँ राजन की वाइफ शालिनी आती है, जो असल में बच्चों की साइकोलॉजिस्ट होती है। शालिनी आते ही जॉन से उसका हालचाल पूछने लगती है। उसके बाद शालिनी जॉन और राजन को अपने एक केस के बारे में बताने लगती है कि आज मेरे पास एक अजीब सा केस आया। असल में स्कूल में टीचर ने बच्चों को एक कहानी लिखने को कहा, जहां सभी बच्चों ने अपने उम्र के हिसाब से बच्चों वाली कहानियां लिखी, लेकिन वहीं उनमें से एक बच्चे ने एक मर्डर स्टोरी लिखी। 8 साल का बच्चा जो एक मर्डर स्टोरी लिखता है और वो स्टोरी सुनने में बिल्कुल रियल स्टोरी की तरह लगती है, ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है। इसी पे टीचर ने मुझे बुलाया, जहां मैंने टीचर को कहा कि कोई बात नहीं, हो सकता है बच्चे ने ऐसी कोई मर्डर स्टोरी टीवी पे देखी होगी। अब अगले दिन राजन जॉन के लिए एक ड्राइवर भेजता है, जिसका नाम होता है कैफ। इधर जॉन अब अपनी जिंदगी नॉर्मली जीने लगता है, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी जॉन का बारिश का इमेजिनेशन बंद नहीं होता। अब ऐसे ही एक दिन शालिनी जॉन को कॉल करके मिलने बुलाती है। अब ये दोनों एक कैफे में मिलते हैं, जहां शालिनी जॉन को कहती है कि कुछ दिन पहले जो मैंने तुम्हें 8 साल के एक बच्चे के बारे में बताया था, उसका नाम नितिन है, और आज उसने एक और मर्डर स्टोरी लिखी। उसकी टीचर ने फिर मुझे बुलाकर उसकी नोटबुक दिखाई। नितिन ने वो स्टोरी मलयालम में लिखी है, लेकिन कमाल की बात यह है कि नितिन बड़ा बड़ा बेंगलोर में था, उसे तो मलयालम भाषा बिल्कुल नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद भी नितिन ने अभी तक की दोनों मर्डर स्टोरी मलयालम में ही लिखी। नितिन के पिता अब इस दुनिया में नहीं है, तो वही नितिन की माँ का नाम शर्मिला है, जो एक मोशन ग्राफिक कंपनी में काम करती है। शर्मिला अपने बेटे नितिन के साथ अभी कुछ टाइम पहले ही बेंगलोर से ट्रांसफर होके केरला आई है, इसलिए नितिन के लिए केरला बिल्कुल नया है। उसे तो यहाँ के किसी भी इलाके के बारे में कुछ नहीं पता,
लेकिन इसके बावजूद भी नितिन ने अपने मर्डर स्टोरी में केरला के करवट्टा नाम के एक गांव के बारे में जिक्र किया है। अब इसके साथ ही शालिनी जॉन को नितिन की लिखी स्टोरी के कुछ लाइंस पढ़ने को देती है। जॉन उन लाइंस को पढ़ने लगता है जहां ये लिखा होता है कि एक आदमी को एक बड़े से पत्थर के साथ बांधकर करवट्टा के तालाब में फेंक दिया गया। अब ये सब जानने और पढ़ने के बाद जॉन शालिनी से कहता है कि मैं एक बार नितिन से मिलना चाहता हूँ। शालिनी यहाँ जॉन से कहती है कि शर्मिला एक ओवर प्रोडक्टिव माँ है, वो ऐसे ही किसी को अपने बच्चे से मिलने नहीं देती, पहले हमें उसकी परमिशन लेनी होगी। और इस तरह शालिनी जॉन को शर्मिला के पास ले जाती है। जॉन यहाँ शर्मिला को बताता है कि वो एक जज है और उसके इन मर्डर स्टोरीज के सिलसिले में उसके बेटे नितिन से मिलना चाहता है, लेकिन शर्मिला इस बात के लिए नहीं मानती। इस पे जॉन कहता है तो ठीक है, मैं पुलिस की मदद ले लेता हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही शर्मिला बेमन से जॉन को परमिशन दे देती है। उसके बाद शर्मिला जॉन और शालिनी को अपने अपार्टमेंट पे ले जाती है और उन दोनों को लिफ्ट से जाने को कहती है और खुद सीढ़ियों से ऊपर जाती है। इसका राज भी आपको बाद में पता चलेगा। खैर, शालिनी को यहाँ लगता है कि शर्मिला शायद फिट रहने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करती है। अब जॉन और शालिनी शर्मिला के घर जाते हैं और जॉन वहाँ नितिन से मिलता है, जहाँ नितिन जॉन को पसंद करने लगता है और उसके साथ हंसने खेलने लगता है। उधर थोड़ी देर बाद शर्मिला जॉन को नितिन की लिखी पूरी मर्डर स्टोरी देती है, जिसे लेके जॉन वहाँ से चले जाता है। असल में शर्मिला को पता रहता है कि उसके बेटे नितिन के बारे में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो इस बात को दबाए रखती है और अपने बेटे को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहती है। उधर जॉन घर पहुंचकर उस स्टोरी को पूरा पढ़ता है और उस पेपर में ये लिखा रहता है कि करवट्टा गांव में एक हरा तालाब है और उस तालाब के पास से चर्च के बेल की आवाज सुनाई देती है। एक दिन आधी रात को कुछ लोग एक जिंदा आदमी को एक बड़े से पत्थर से बांधकर उस हरे तालाब में जिंदा डुबा देते हैं। अब इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दूसरे दिन जॉन अपने ड्राइवर कैफ के साथ करवट्टा गांव जाता है और वहां पुलिस से मिलके उनसे पूछने लगता है कि क्या इस गांव में कोई हरा तालाब है, मेरा मतलब ऐसा तालाब जहां ऊपर में काई जम गई हो जिससे वो हरा दिख रहा हो और वहां से चर्च के बेल की आवाज भी सुनाई देती हो। अब इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से पुलिस वाले जॉन को ऐसे ही एक तालाब के पास ले जाते हैं। अब जॉन यहाँ ऐसे लोगों को बुलाने को कहता है जो इस तालाब में उतरकर अंदर तक की तलाशी ले सके, और इस तरह दो लोग वहाँ आते हैं और बहुत देर तक तालाब के हर कोने की तलाशी लेते हैं, जहाँ बहुत देर खोजबीन करने के बाद उनके हाथ एक स्केलेटन लगता है। ये देखकर जॉन और बाकी पुलिस वालों के तो होश ही उड़ जाते हैं। जॉन यहाँ समझ जाता है कि नितिन ने जो स्टोरी लिखी थी वो सच है। अब वो पुलिस वाले जॉन से पूछने लगते हैं कि सर, आपको कैसे पता कि इस तालाब में स्केलेटन है या किसी को मारा गया है। इस पे जॉन इन पुलिस वालों को झूठ कहने लगता है कि मैं नहीं जानता था कि इस तालाब में किसी का स्केलेटन मिलेगा। असल में मेरे पास एक फेक करेंसी का केस आया था, जहां मुझे खबर मिली कि उस आदमी ने उन फेक करेंसी को इसी तालाब में फेंका, इसलिए उसी फेक करेंसी को ढूंढने में यहाँ आया था। इधर पुलिस वालों को जॉन की इन बातों पर यकीन नहीं होता और वो लोग इस पे शक करने लगते हैं। अब घर पहुंचकर जॉन राजन और शालिनी को बताता है कि नितिन की स्टोरी सच्ची है, उस तालाब में सच में एक इंसान का स्केलेटन मिला। अब अगले दिन जब जॉन कोर्ट जाता है तो उसका सीनियर अजीत उससे कल वाली घटना के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हें जज होकर इन्वेस्टिगेट करने की क्या जरूरत पड़ गई। अब पुलिस वालों को तुम पे शक हो गया है, सच सच बताओ कि तुम कल वहाँ क्यों गए थे। ये सुनने के बाद जॉन यहाँ एक और झूठ बोलने लगता है कि अजीत, तुम्हें पता है ना कि मैं मर्डर केसेस पर पीएचडी कर रहा हूँ। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि ब्रिटिश के जमाने में कुछ मर्डर्स ऐसे ही होते थे। लोगों को पत्थर से बांधकर उन्हें पानी में डुबाकर मार दिया जाता था। इसी दौरान मुझे करवट्टा के बारे में पता चला तो मैं अपनी रिसर्च के लिए वहाँ चला गया था। अब जॉन जब वहाँ से जाने लगता है तो अजीत उस स्केलेटन के बारे में एक दिमाग हिलाने वाली बात बताता है कि कल उस स्केलेटन को टेस्टिंग के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया और आज उसके रिपोर्ट आए हैं। असल में वो स्केलेटन 30 साल पुराना है। ये सुनते ही जॉन के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब दूसरे दिन जॉन शर्मिला से मिलके नितिन के बारे में पूछने लगता है कि क्या बेंगलोर में नितिन के आसपास कोई फ्रेंड उसका ऐसा था जो मलयालम जानता हो। इसमें शर्मिला कहती है कि नहीं, नितिन के आसपास ऐसा कोई नहीं था जिसे मलयालम आती हो, लेकिन हाँ, मैं नितिन को जरूर फोर्स कर रही थी कि वो मलयालम सीखे और उसने थोड़ी बहुत मलयालम सीखी भी। उसके बाद धीरे धीरे जॉन, शर्मिला और नितिन की मुलाकातें बढ़ने लगती है और इस दौरान जॉन नितिन को ऑब्जर्व भी कर रहा होता है।
इसी बीच जॉन शर्मिला और नितिन को अपनी माँ से भी मिलाने ले जाता है। अब एक दिन जॉन और नितिन साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी नितिन जॉन से कहता है कि जॉन, क्या तुम्हें मैं एक बात बताऊं? इस पे जॉन कहता है कि हाँ बताओ। तो नितिन कहता है कि मुझे और भी बहुत सारी मर्डर स्टोरीज पता है। ये सुनने के बाद जॉन के तो होश ही उड़ जाते हैं। जॉन यहाँ नितिन की स्टोरीज नहीं सुनता और अभी भी जॉन अपने आसपास बारिश को इमेजिन कर रहा होता है। अब अगले दिन एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जॉन को अपने ऑफिस में बुला के उससे पूछताछ करने लगता है कि आपको उस डेड बॉडी के बारे में कैसे पता लगा। यहाँ पर भी जॉन नितिन के बारे में छुपाते हुए उसे भी वही झूठी कहानी बताता है जो उसने अपने सीनियर अजीत को बताया था कि वो अपने पीएचडी के चलते रिसर्च के लिए वहाँ गया था। अब वो ऑफिसर जॉन को तालाब में मिले उस स्केलेटन के बारे में बताने लगता है कि मरने वाले का नाम मोहन है, जो 30 साल पहले अचानक मिसिंग हो गया था। मोहन उस टाइम में एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हुआ करता था। अब ये सब जानने के बाद जॉन वहाँ से सीधे शर्मिला से मिलने जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि पुलिस वालों ने अपने शक के चलते एक पुलिस ऑफिसर को जॉन पे नजर रखने के लिए उसके पीछे लगा रखा होता है। इधर बातों ही बातों में शर्मिला जॉन को कहती है कि मुझे स्वीडन में जॉब का ऑफर आया है, इसलिए मैं नितिन को लेके वहाँ चली जाऊंगी। शायद वहाँ जाके नितिन ये सब कहानियां भूल जाए। अब अगले दिन जब जॉन अपने कोर्ट जाता है तो उस वक्त भी वो पुलिस ऑफिसर उसका पीछा करता रहता है। अब जब जॉन अपने ऑफिस में बैठा होता है तब एक अनजान औरत जॉन से मिलने आती है और जॉन से कहने लगती है कि आपने जिस आदमी की डेड बॉडी को तालाब से ढूंढा, मैं उस आदमी यानी मोहन को जानती थी। मैं और मोहन एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करने वाले थे, लेकिन अचानक एक दिन मोहन गायब हो गया और इधर मेरी दूसरी शादी हो गई। अब वो औरत जॉन को कहती है कि आपको मोहन की आत्मा ने ही बोला था ना कि उसकी बॉडी वहां पर है। ये सब सुन के जॉन घबरा जाता है। उसके बाद परेशान जॉन सीधे शालिनी के घर जाता है। यहाँ शालिनी जॉन से कहती है कि इतना कुछ होने के बाद मुझे पक्का यकीन है कि नितिन ये सब स्टोरीज खुद से नहीं लिख रहा, कोई जरूर है जो उसे ये सब रियल स्टोरीज बता रहा है। इधर दूसरे दिन जॉन फिर से शर्मिला से मिलके उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगता है। अब शर्मिला यहाँ अपने फैमिली के बारे में उसे बताने लगती है कि असल में शर्मिला के हस्बैंड का नाम सचिन था। शर्मिला और सचिन एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसके चलते दोनों ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, लेकिन सचिन के परिवार वालों ने शर्मिला को नहीं अपनाया। उधर शर्मिला की बात की जाए तो जब शर्मिला छोटी थी तभी उसके माता पिता गुजर गए। सचिन एक न्यूज़पेपर में एज ए इन्वेस्टिगेटर की तरह काम करता था और बड़े बड़े क्राइम इन्वेस्टिगेशन को क्रैक करके अपने न्यूज़पेपर के लिए लाता था। एक दिन किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान लिफ्ट हादसे में सचिन की मौत हो गई और यही कारण था कि शर्मिला लिफ्ट की बजाय हमेशा सीढ़ियां ही इस्तेमाल करती थी। उसके बाद शर्मिला यहाँ जॉन से कहती है कि शायद हो सकता है कि सचिन की आत्मा नितिन के सपनों में आकर उसे अपने पुराने केसेस की स्टोरियां सुनाती हो, लेकिन जॉन को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। अब जॉन फिर से नितिन के पास जाके उसे कहता है कि नितिन, तुमने उस दिन मुझसे कहा था ना कि तुम और भी स्टोरीज जानते हो, क्या तुम मुझे एक और स्टोरी सुना सकते हो? अब नितिन यहाँ जॉन को एक और मर्डर स्टोरी के बारे में बताता है कि चेरियाथुरा नाम के एक इलाके में एक दलदल है जहाँ पर मछलियों के वेस्ट को डाला करते थे। वहाँ एक आदमी को उसी दलदल में ढकेल कर मार दिया गया। अब ये स्टोरी सुनने के बाद जॉन कंफर्मेशन के लिए चेरियाथुरा जाने लगता है। इधर भी वो पुलिस ऑफिसर जॉन का पीछा करता रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बीच रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो आगे जॉन का पीछा नहीं कर पाता। चेरियाथुरा पहुंच के जॉन अनऑफिशियली वहाँ के एक पुलिस वाले से मिलता है और उस एरिया के बारे में पूछने लगता है जिसका जिक्र नितिन ने अपनी स्टोरी में किया था। अब वो पुलिस वाला एक दूसरे पुलिस वाले की हेल्प लेके जॉन को एक जगह पर ले जाता है और उसे कहता है कि 30 साल पहले यही इलाका दलदल हुआ करता था और यहीं पे मछलियों के वेस्ट को डाला करते थे, लेकिन आज ये एरिया काफी डेवलप हो चुका है और यहाँ हर जगह अपार्टमेंट्स भी बन चुके हैं और ये एरिया योहानन नाम के एक आदमी का था, लेकिन इस दलदल में फंसकर योहानन की मौत हो गई थी। ये सुनते ही जॉन के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत शर्मिला को कॉल करके कहता है कि नितिन की दूसरी स्टोरी भी सच निकली। इधर दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर से मिलके उसे कहता है कि सर, मुझसे ये नजर रखने वाला काम नहीं हो पाएगा, आप प्लीज मुझे कोई दूसरा काम दे दीजिए। उधर दूसरी तरफ जॉन, शर्मिला, नितिन और जॉन का ड्राइवर कैब, ये चारों बेंगलोर आ जाते हैं।
ये पता लगाने के लिए कि क्या सचिन उन दिनों इन मर्डर स्टोरीज पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि नहीं, इसलिए जॉन वहां पहुंच के सचिन के सभी पुराने फाइल्स और फोल्डर्स चेक करने लगता है। लेकिन सारी फाइल्स छान मारने के बाद जॉन समझ जाता है कि सचिन का उन मर्डर स्टोरीज से कोई लेना देना नहीं है, यानी कोई और ही होगा जिसने नितिन के दिमाग में ये सब स्टोरीज डाली होंगी। अब उस रात जब जॉन सो रहा होता है, तभी एक अजीब सपने से उसकी अचानक नींद खुल जाती है। अब जॉन पूरे घर में इधर उधर टहलने लगता है। तभी जॉन वहाँ के एक रूम के सामने से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर उस रूम में पड़ती है और अंदर का नजारा देखते ही जॉन बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जॉन यहाँ देखता है कि रूम में शर्मिला नितिन को कुछ कहानियां सुना रही है। ध्यान से सुनने पे पता चलता है कि ये भी एक मर्डर कहानी है, यानी वो शर्मिला ही थी जो अब तक नितिन को सारी मर्डर कहानियां सुनाती आ रही थी। हालांकि नितिन नींद में रहता था, लेकिन वो सब कहानियां उसके सबकॉन्शियस दिमाग में जाके बैठ गई। अब ये राज जानने के बाद जॉन शर्मिला को बिना बताए वहां से केरला वापस चला जाता है और जॉन शालिनी और राजन से मिलकर उन्हें शर्मिला के बारे में बताने लगता है कि शर्मिला ही नितिन को वो सारी कहानियां नींद में बता रही थी। सबसे अजीब बात यहाँ ये है कि शर्मिला को खुद नहीं पता कि वो नितिन को अपने नींद में वो सब कहानियां बता रही थी और उधर नितिन भी उन कहानियों को अपनी नींद में ही सुन रहा था। अब जॉन अपने सीनियर अजीत को कॉल करके उससे शर्मिला के बैकग्राउंड से जुड़े सभी डिटेल्स के बारे में पता लगाने को कहता है। उधर शर्मिला भी जब नितिन के साथ बेंगलोर से केरला वापस आती है तो जॉन शर्मिला से मिलके उसे बता देता है कि शर्मिला, वो तुम ही हो जो नितिन को अपनी नींद में ये सब कहानियां सुनाती आ रही हो और ये बात तुम्हें भी नहीं पता। शर्मिला यहाँ जॉन से कहती है कि मैं कैसे ये सब कहानियां नितिन को सुना सकती हूँ, मुझे तो ये सब कहानियां खुद नहीं पता। इस पे जॉन यहाँ कहता है कि जिस तरह तुम अपने बेटे को ये कहानियां सुना रही हो, उसी तरह जरूर तुम्हारे बचपन में कोई तुम्हें ये कहानियां सुनाता होगा, लेकिन तुम्हें वो याद नहीं। एक बार हमने ये पता कर लिया कि तुम्हारे बचपन में किसने तुम्हें ये सब कहानियां सुनाई, तो हम उन मर्डर्स के पीछे के राज को भी पता कर पाएंगे। अब कुछ दिन बाद अजीत जॉन से मिलके उसे शर्मिला के बैकग्राउंड से जुड़े सभी डिटेल्स उसे दे देता है। अब सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद जॉन शर्मिला को कॉल करके एक जगह बुलाता है जहां विश्वनाथन नाम का एक बूढ़ा आदमी होता है जो एक छोटी सी फोटोकॉपी की दुकान चला रहा होता है। अब जॉन यहाँ विश्वनाथन से कहता है कि विश्वनाथन, क्या तुमने इस लड़की को पहचाना? ये शर्मिला है, राधा रानी की बेटी। ये सुनते ही विश्वनाथन वहीं बेहोश होके गिर पड़ता है। उसके बाद जॉन और शर्मिला विश्वनाथन को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां ट्रीटमेंट के बाद जब विश्वनाथन को होश आता है तो जॉन यहाँ विश्वनाथन से कहता है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से तुम और शर्मिला की माँ राधामणि काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और हमारे इन्वेस्टिगेशन से हमें तुम्हारे 30 साल पहले किए सभी कारनामों के बारे में पता चल गया है। इस तरह जॉन नितिन के बताए उन मर्डर स्टोरीज के बारे में विश्वनाथन से पूछने लगता है। अब विश्वनाथन यहाँ अपनी फ्लैशबैक की बातें सभी को बताने लगता है कि आज से 30 साल पहले जब मैं जवान था, उस वक्त मैं और शर्मिला की माँ राधामणि काफी क्लोज हो गए थे क्योंकि हम दोनों एक ही पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े थे। एक दिन अचानक राधामणि के हस्बैंड की मौत हो गई। उसके बाद मैंने राधामणि से शादी करने की बात की, लेकिन उसने समाज के डर से मेरे से शादी नहीं की। लेकिन इसके बाद भी हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स की तरह मिलते जुलते थे। उस वक्त मैं अपनी पार्टी के लिए काफी ऐसे काम करता रहता था, लेकिन बाद में जब मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा तो मैं हर रोज शराब पीकर नशे में राधामणि के पास आता था और मैंने जो जो गुनाह किया वो सभी राधामणि को बताता था, जिससे मेरा दिल हल्का होता था। उस टाइम शर्मिला अक्सर राधामणि के गोदी में सोती रहती थी, तभी शायद शर्मिला ने नींद में उन सब मर्डर स्टोरीज को सुना होगा और वो सब उसके दिमाग में बैठ गई होगी। अब ये सब सुनने के बाद जॉन विश्वनाथन से कहता है, विश्वनाथन, जो कुछ भी तुमने किया वो गलत ही था। कल तुम्हारे डिस्चार्ज के बाद पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आएगी, तैयार रहना। इधर जॉन और बाकी लोगों के जाने के बाद शर्मिला फिर से वापस विश्वनाथन के पास आती है और उसे कहने लगती है कि आप इस उम्र में जेल कहाँ जाओगे? कहीं ना कहीं मेरी माँ आपको पसंद करती थी, उस नाते भी मैं कह रही हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ। और ऐसा कहते हुए शर्मिला विश्वनाथन को कुछ पैसे देती है और उसे बस स्टैंड छोड़ आती है। इधर थोड़ी देर बाद जॉन को पता चलता है कि विश्वनाथन हॉस्पिटल से गायब हो गया है।
ये जानने के बाद राजन जॉन से कहने लगता है कि अरे यार, तुम भी कहाँ एक बूढ़े आदमी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो, जाने दो उसे। तभी वहाँ नितिन आके जॉन से पूछने लगता है कि जॉन, हॉस्पिटल में उन बूढ़े अंकल ने राधा मनी का नाम लिया था ना? मैं एक और स्टोरी जानता हूँ जिसमें राधा मनी की मौत हुई थी। यह कहकर नितिन सभी को राधा मनी की मौत की कहानी डिटेल में बताने लगता है। इधर दूसरी तरफ विश्वनाथन बस स्टैंड से कहीं दूर जाने के बजाय उल्टा शर्मिला के अपार्टमेंट आ जाता है और उससे कहता है कि जिस तरह तुम्हें मेरे कारनामों के बारे में पता है, उसी तरह तुम्हारे बेटे को भी मेरे उन गलत कारनामों के बारे में पता है। और ऐसे ही जरूर एक दिन तुम्हें अपने बेटे से ये भी बात पता चलेगी कि तुम्हारी माँ राधा मनी को मैंने ही मारा। हालांकि मैं तुम्हारी माँ को पसंद करता था, इसलिए उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे सारे गुनाहों को जानने के बाद राधा मनी ने मुझे पुलिस के पास जाकर सरेंडर होने को कहा। लेकिन मुझे तो जेल नहीं जाना था और मुझे ये भी डर था कि कहीं तुम्हारी माँ किसी को ये सब बता न दे, इसलिए मैंने नशे की हालत में राजमणि को मार दिया। बाद में जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, तो मैंने तुम्हारे पैर पकड़ के तुमसे माफी मांगी और तुम्हें राजमणि की मौत के बारे में सब कुछ बता दिया, जिससे फिर से मेरा दिल हल्का हो गया। तुम तो उस वक्त काफी छोटी बच्ची थी, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं अब तक सब कुछ याद है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम भी मेरे हाथों मर जाओ। ऐसा कहते हुए विश्वनाथन शर्मिला का गला दबाकर उसे मारने लगता है। उधर नितिन की कहानी सुन के जॉन विश्वनाथन की उस करतूत के बारे में जान जाता है कि उसी ने राधा मनी को भी मारा, इसलिए वो तुरंत शर्मिला के पास जाता है और विश्वनाथन को शर्मिला का गला दबाते हुए देख लेता है। अब वो तुरंत विश्वनाथन का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, जहां इन तीनों का आपस में काफी देर तक हाथापाई होता रहता है। काफी देर की हाथापाई के बाद विश्वनाथन अचानक बालकनी से फिसल के नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पे गिर के मौत हो जाती है। अब कहानी के आखिर में शर्मिला और नितिन स्वीडन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां रास्ते में जब ये तीनों एयरपोर्ट जा रहे होते हैं, तब हमें ये बात पता चलती है कि अब जॉन को वो मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन अब वो डिसऑर्डर शर्मिला को हो गया है और अब वो अपने चारों ओर बारिश को इमेजिन कर रही है। असल में शर्मिला ने ये उम्मीद नहीं की थी कि विश्वनाथन उसकी माँ के साथ ऐसा करेगा। और यहीं पे हमारी कहानी होती है खत्म। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कोई इशू लगा तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।